सच्चाई ये है कि मैंने बचपन से ही अपने अंदर एक टीचर को ही देखा था। वाह। अरे जब हम फिगर बनाते हैं बोर्ड पर तो विद्यार्थी यह भी सीखता है कि कैसे इस फिगर को हम बनाना है। 6वें साल भी नहीं हुआ लेकिन 7वें साल उस लड़के ने सिलेक्शन ले ही लिया। आज भी मैं उसकी कहानियां अपने विद्यार्थियों को सुनाता रहता हूँ। जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग पहले होती थी जी, उसका फील अलग था। उसकी फील अलग थी। कभी कभी जरूर है भाई कि मैं अध्यापक हूँ, मैं तेज लिख दिया, लड़का भी अपनी कॉपी नहीं कर पाया, तब तक समयाभाव के कारण उसको मिटा के हम आगे बढ़ गए। ऐसी बातें मैं स्वीकार करता हूँ कि होती होंगी। मार दिया भरे क्लास में 2 थप्पड़ मारा, बीएससी का लड़का। मैं आपकी नजरों में गिर गया ये कह के वो रोता रहा। मैं भी ना वो चीजें अभी भूलती, सारी चीजें चलचित्र जैसे दिमाग में घूम रही है। ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। एक अध्यापक के रूप में मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट पाता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किया हो। तो आज हम करते हैं बेबाक मुलाकात डॉक्टर राम नवल सिंह सर से। वैसे अगर आपका नाम लें तो कितने स्टूडेंट बेहोश जैसे होने लगते हैं। बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर, हालांकि पढ़ाते थे आप जूलॉजी, और हम कॉलेज का नाम बता दें, उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज। तो डॉक्टर राम नवल सर, आपका ढेर सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। नमस्कार। नमस्ते। तो पहला सवाल मेरा यही है कि हालांकि आपसे देख के डर मुझे उतना आज भी लगता है जितना जब आप पढ़ाते थे। तो पहला सवाल मेरा सर यही है कि जब आप आए एज ए टीचर तो क्या सपना था, क्या वैसे स्टूडेंट मिले? मैं जब विद्यार्थी था जी, तभी से जब कभी अपनी कक्षा में पढ़ता था और हमारे अध्यापक पढ़ाते थे जी, और उस विषय को व्याख्या करने में अगर उनसे थोड़ी बहुत कहीं चूक हो जाती थी और बाद में चीजें समझ में हमारे आ जाती थी तो मैं वहीं से उसको अपने दिमाग में रखता था कि अगर मेरे गुरुजी ने इसको ऐसे बताया होता जी, तो शायद विद्यार्थी ज़्यादा बढ़िया समझ पाता। और सच्चाई ये है कि मैंने बचपन से ही अपने अंदर एक टीचर को ही देखा था। वाह वाह वाह। हमें और कोई नौकरी करने की इच्छा नहीं थी। जब भी कोई टीचर हमको पढ़ाता था तो मैं उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर आत्मसात करता था और हमेशा सोचता था कि चीज़ों को कितना सहज सिंपल करके जी, एक विद्यार्थी के सामने रखा जाए जी, जिससे कि उसको सुगमता से विषय समझ में आ जी, सके। जी, जी। अच्छा सर, ये बताइए, ग्रेजुएशन से लेकर पीजी तक में आपने बहुत स्टूडेंट्स को गाइड किया, तमाम स्टूडेंट आए गए। कब आपको कभी ऐसा लगा कि यस आई हैव डिड माय गुड जॉब? नहीं, ये कोई ऐसा बिंदु तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब काम करते करते 1980-82 के आसपास आए जी, और कुछ थोड़ा सीनियर टीचर हो गए, विषय का थोड़ा सा बेहतर कंसेप्ट दिमाग में आ गया, तो बायो जो सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट में मेडिकल वाले लड़कों की ज़्यादा रुझान रहता जी, था। जी, जी, जी। और वहीं से मुझे लगा कि अगर मैं इन लड़कों को थोड़ा सा मेडिकल के प्रिपरेशन और उसके प्रवेश के हिसाब से तैयार करूं जी, तो शायद ये डॉक्टर बन करके समाज में एक अच्छा प्रभाव छोड़ें, जी, तो जनता की सेवा करें। बस वहीं से धीरे धीरे, और बाकी सर्विस में नहीं, मेडिकल रिलेटेड लड़के उनको बस उसी में, क्योंकि हमारे विषय का इम्पैक्ट वही है ज़्यादातर। बायो का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव, जरूरत और रुझान होता है तो मेडिकल के ही तरफ होता है। कहना ये चाहूंगा कि यानी कि आप बीएससी की पढ़ाई तो बच्चों को कराते ही थे, तो आपने मेडिकल की भी कोचिंग शुरू कर दी? तो अलग से कोचिंग नहीं करते थे जी। अगर कभी किसी लड़के को कोई समस्या होती थी जी, कहीं दिक्कत होती तो उनके साथ बैठ करके अकेले
बातचीत करने लगते थे और उनको जहाँ तक संभव होता था वहाँ तक निर्देशित करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। कोई अलग से मैंने अपने घर कोचिंग क्लास नहीं चलाया, वहीं कॉलेज में ही हाँ वहीं पढ़ाते रहे। बाद में कुछ कोचिंग संस्थाओं से जुटे, लेकिन उनका ही अप्रोच प्रोफेशनल था। अच्छा, तो उससे जुटे थे, हम कभी कभी जा करके वहाँ पर भी करते थे, लेकिन अपने घर पर अपने विद्यार्थियों को मैं से एक विद्यार्थी के रूप में ही निर्देशित करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। अगर कुछ नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो आपके पढ़ाए हुए मेडिकल में कुछ याद होगा एक रफली नंबर? हमारे मोर देन 1000 होंगे, मोर देन 1000 होंगे, याद नहीं, बहुत सारे भूल गए। 82 से हम 82 से हम इस धंधे में लगे और तभी से कोई न कोई कहीं न कहीं सेलेक्ट होता ही रहा। आज भी संपर्क में कुछ हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं जी। वो अपने जगह अपने काम धंधे में लग गए, हम अपनी जगह अपने काम धंधे में लग गए। अच्छा सर, ये बताइए 25-30 साल पहले आप क्लासरूम एनवायरनमेंट में थे, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है, पैसे का भी, क्लासरूम का भी, सब कुछ का, क्या फर्क देखते हैं आप? नहीं, फर्क तो बहुत देखते हैं और सही पूछिए जी। तो आज भी मुझे ये लगता है कि जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग पहले होती थी जी, उसका फील अलग था, उसकी फील अलग थी। और सही पूछिए तो भाई हम कहते हैं कि ठीक है हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं और उसको कुछ लिख करके और करके एक प्रेजेंटेशन दे दिए तो ऑलरेडी किताब में है जी। टीचर की जरूरत कहाँ पड़ती है? टीचर की जरूरत पड़ती है उसको पढ़ करके और लड़के को ये इतना सुगम करके बताना जी कि वो मुश्किल बात को भी बड़ी आसानी से समझ ले। जी। टीचर की तो वो लिखा हुआ तो सब कुछ है जी। हम भी किसी किताब से ही पढ़ करके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है जी। तो वो जो किताब में लिखा है वही चीज़ आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाल लीजिए और डाल करके प्रोजेक्ट कर दीजिए। मुझे आज भी ये ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ब्लैक बोर्ड टीचिंग। एक छोटी सी घटना बताऊं 2013 की। जरूर। हमारे यहाँ विद्यालय में नैक की टीम आई थी जी। नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल करके है, तो रेटिंग करते हैं विद्यालय जी, कॉलेजेस की रेटिंग करते हैं। तो टीम जब घूमते घूमते मेरे विभाग में आई, मैं विभाग अध्यक्ष था जी। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ मॉडर्न टीचिंग एड्स नहीं है। हमने कहा कि क्या मतलब, क्या जैसे प्रोजेक्टर का है, प्रोजेक्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी ज़रा कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहे कि नहीं, आप बताइए कि एक फिगर आपको बनाना है तो ब्लैक बोर्ड पर उस फिगर को बनाने में आपको बहुत समय लगेगा, और ऐसे अगर प्रोजेक्टर रहता तो आप प्रोजेक्ट कर देते। तो मैंने उनसे यही कहा, हमने कहा हम प्रोजेक्टर से ही प्रोजेक्ट क्यों करें, हम उस लड़के से कह दे वो किताब का फला नंबर पेज पर है, देख लेना। अरे जब हम फिगर बनाते हैं बोर्ड पर तो विद्यार्थी यह भी सीखता है कि कैसे इस फिगर को हम बनाना है, कहाँ से हम शुरू करें और कैसे करके इसको हम बनाएं। तो वो भी एक लर्निंग है, वो भी एक लर्निंग है। आप बोर्ड पर, किताब में तो है ही है, हम क्यों जाके डिजिटल प्लेटफॉर्म और दुनिया जाओ किताब के फला नंबर पेज पर देख लो जी, वहाँ फिगर बना हुआ है जी। टीचर की जरूरत तो ये होता है ना कि उस फिगर को कैसे हमारा विद्यार्थी बना सके जी, हम उसको सिखाएं। वैसे फेमस है आपके बारे में कि आप अपने क्लास में जाते हैं तो पहले पिक्चर बनाते हैं, फिगर बनाना शुरू करते हैं और बच्चे उसको कॉपी करने लगते हैं, और अगर देख लिया तो ठीक, वरना मिट जाएगा अगला फिर पिक्चर। वो थोड़ा सा ऐसा है ना कि हमारे विषय में फिगर का जरूर इम्पोर्टेंस बहुत जरूरत पड़ती है, और कह लीजिए कि वो हमारे विषय का एक तरह से कह लीजिए कि मुख्य अवधारणा वहीं से शुरू होती है कि किस चीज़ का हम फिगर बनाते हैं, फिर उसमें जो जो चीज़ें जैसे होती है उसकी व्याख्या करते हैं। पूरी अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको पिक्चर के बिना लेकिन नहीं अब होगा। एक जरूर समस्या होती है जी कि हम विशुद्ध हिंदी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, हमारे विद्यार्थी भी हिंदी के ही आते हैं जी। और बीएससी से लेकर के आगे जितनी भी पुस्तकें मिलती हैं वो सारी की सारी इंग्लिश मीडियम की होती हैं जी। तो एक विद्यार्थी को हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम की तरफ चेंज करने में जी बड़ा समय लगता है और काफ़ी परिश्रम भी करना पड़ता है।
तो इसीलिए मैंने शुरू से ही रखा था कि मैं जितनी चीज़ें क्लास में एक्सप्लेन करता था उसको बोर्ड पर ही लिख दिया करता था और लड़का उसको कॉपी करता था। हाँ, कभी कभी जरूर है भाई कि मैं अध्यापक हूँ, मैं तेज लिख दिया, लड़का भी उतनी कॉपी नहीं कर पाया, तब तक समयाभाव के कारण उसको मिटा के हम आगे बढ़ गए। ऐसी बातें मैं स्वीकार करता हूँ कि होती होंगी। अच्छा सर, ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा कि आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, कहीं आप गए, कहीं प्रॉब्लम में है, या फिर बहुत ज्यादा खुशी हुई हो कि यार ये मेरा स्टूडेंट है, कभी ऐसी घटना? ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं। एक दो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से शेयर अब करें। जैसे एक अभी कुछ दिन पहले की घटना है जी। 2018-19 में जी। मैं चेन्नई जा रहा था, ठीक है। और मेरी फ्लाइट वाया बॉम्बे थी। पत्नी को दिक्कत है ही है, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। जी। तो चेन्नई में मुझे बम्बई में मुझे प्लेन चेंज करना जी, था। जी, जी। उस प्लेन को छोड़ करके वो दूसरी प्लेन बोर्ड करना था। तो मैं गया, वहाँ से हेल्प लिया और उसने बताया कि आप ऐसे चल जाइए, और यहाँ से होते हुए ऊपर गया। तो अब बॉम्बे एयरपोर्ट बहुत बड़ा ज़्यादा किलोमीटर विस्तार, इनको चलाने में हमको इतनी दिक्कत हो रही थी, हमें लगा कि अरे तुम चल ही नहीं पाएंगी, और एयरपोर्ट के अंदर। और अचानक उसी समय एक लड़का हमारे सामने आया, तो कहा कि आप रामनवल सिंह? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, मैंने कहा हाँ आप? कहा कि सर मैं 2005 में आपका विद्यार्थी था, संदीप जायसवाल। अच्छा, संदीप जायसवाल भी सुन रहे होंगे। हाँ, तो संदीप जायसवाल। हमने कहा कि यहाँ कैसे? कहा सर यही मैं कस्टम्स अफसर हूँ। अच्छा। हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसने कहा कि आप हमके मेरी पत्नी हैं, देखो ना इनके साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है। उसने तुरंत वो जो इलेक्ट्रिक कार्ट होती है एयरपोर्ट, कार्ट मंगवाया, हमारा टिकट लिया, चेक किया कि कहाँ किस टर्मिनल पर किस गेट नंबर पर आपको जाना है, वो सब कुछ करके उस कार्ट पर बैठा करके वहाँ तक पहुँचाया। बीच में रुक करके उसने हमें कहा कि अभी टाइम है, जरा 5 मिनट रुक जाइए, कम से कम मेरे यहाँ चाय पी लीजिए। तो चाय पिलाया, वाइफ को पानी दे के दवा खिलाया। तो ऐसे कई अवसर हैं। इतनी बढ़िया घटना आपने सुनाई, दिल कर रहा बस एक और घटना को सुना दीजिए। अब और कि आपको खुशी हुई होगी यार ये मेरा स्टूडेंट है। और हम अब उस समय जितनी प्रॉब्लम में मैं था जी, उनको चला नहीं जा रहा था, और उनको लेकर के उस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 1-8 किलोमीटर चलना था। जी, काफी चलना होता है, काफी चलना होता है जी। लेकिन अचानक वो लड़का मुझे देवदूत जैसे ही मिला ना, जी, जी। मिल करके उसने मुझे बैठाया, कहा कि नहीं आप परेशान मत हो। तुरंत वो इलेक्ट्रिक कार्ट मंगाया, उस पर बैठाया, बैठा करके और उस आदमी को लगाया, कहा कि फला टर्मिनल के फला नंबर गेट पर आप टिकट चेक करके बताया कि वहाँ से आपको बोर्डिंग पास वो एंट्री मिलेगी, वहाँ तक ले जाओ। लेके चला गया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, ऐसे कई अवसर आए हैं। अब जब आपने इतनी बढ़िया बात बताई तो एक अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि मज़ा आया आपको ऐसा स्टूडेंट देख करके, तो कभी आपको ऐसा गुस्सा भी लगा हो कि यार ये कहीं आपसे मिला हो कोई ऐसा स्टूडेंट आपका जिससे कि आपको लगा हो कि यार ये मेरा स्टूडेंट है, हमें गुस्सा लग रही है इसे देख करके? नहीं, 1-2 घटनाएं ऐसी भी हुई हैं। क्यों दोस्त हैं, उस लड़के का मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन एक बार मेरे गांव के तरफ से लोग आए और एक प्रॉब्लम थी जिसको कि बीएचयू में न्यूरोलॉजी सेक्शन में दिखाना था जी। तो मैं गया, अब हमारे पास आए हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तो हम लेके गए वहाँ जी। बैठे, इंतजार किए, अपना नंबर आया। तो जब जा कर के डॉक्टर से बात कर रहे थे जी, तो सब चीज़ें वो स्टडी किए, वो सब देखे सुने, सब कुछ कर रहे थे। फाइनल स्टेज में डॉक्टर ने जो भी रिकमेंडेशन देना था वो अलग प्रॉब्लम थी। इन द मीन टाइम एक लड़का वहाँ अपीयर होता है उसी डॉक्टर के चैम्बर में, और जा कर के उस डॉक्टर से वो डिस्कस करना शुरू करता है कि अरे डॉक्टर साहब हमको ये प्रॉब्लम है, और जैसे कोई दवा दे देते आप, ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में। तो मैंने चेहरा उठा करके देखा तो पाया कि वो जो लड़का दवा पूछ रहा था डॉक्टर से, वो लड़का मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी था। लेकिन उसकी नज़र भी मुझसे मिली
मैंने उसको पहचान लिया। 4-5 साल पहले पढ़ाया था, बहुत पुरानी केस नहीं थी। अभी भी वो मेडिकल में एमबीबीएस का स्टूडेंट था, अभी भी उसकी एमबीबीएस कोर्स पूरा नहीं हुआ था, बीचू में ही था। बीचू एमबीबीएस का स्टूडेंट था, अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ था। तो अचानक जब नतीजा मेरी पढ़ी, मुझे लगा, उनका कि अरे ये तो पढ़ाया हुआ लड़का है। उसने भी मुझे देखा, लेकिन उस रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई रिस्पांस नहीं किया। तो मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कम समय अंतराल में वो भूल गया मुझे। लेकिन खैर, उसका अपना स्वभाव है, अपनी चीज़ें हैं। हाँ, ये जरूर लगा कि कुछ मन में हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप अपने अध्यापक को देखें और देख करके पहचान ना सकें। हुआ है ऐसा। वैसे ऐसे लोगों की याद ज़्यादा दिन तक अपने दिल में रह जाती है, शायद ताउम्र वो आप घटना नहीं भूल सकते हैं। लेकिन ये बताइए सर कि आपके पढ़ाई हुए स्टूडेंट तो कई प्रोफेशन में होंगे। ज़्यादातर तो मुझे, क्योंकि मेडिकल में है, और मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसकी ज़रूरत हर आदमी को पड़ती है। अभी बनारस में हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे लड़के हैं जिनका हमको खुद जाना पड़ता है अपने को दिखाने, अपनी वाइफ की दुकान, तो वो मिलते हैं। अध्यापक में भी बहुत सारे हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि हमारे पढ़ाए हुए 2 लड़के, एक आईएएस कैडर में आया, वो उत्तराखंड, तब यूपी उत्तराखंड एक ही था। बाद में सेपरेट हुआ तो उसने उत्तराखंड कैडर ले लिया। आशीष श्रीवास्तव, अच्छा, वो आईएएस है। और इस समय, जिस समय अब मेरा बेटे की पोस्टिंग थी देहरादून में ही जी, तो मैं गया तो मैंने उससे संपर्क किया, फोन नंबर एक आदमी से ले करके। फिर वो आदमी गया, उससे मिला और मिलकर कहा कि आपके एक अध्यापक आपसे बात करना चाहते हैं। फिर उसने मेरा नंबर उसने दिया, तो उसने मुझसे कॉल किया, फिर उसने मुझसे मिला। अपने घर भी ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि वो उस समय देहरादून का डीएम था। बहुत व्यस्त। और उसी बीच में कुछ वहाँ पर उत्तराखंड में नेचुरल डिसास्टर्स बहुत सारे होते रहते हैं। अब उसी नेचुरल डिसास्टर में वो फंस गया। फंसने के बाद से फिर मैं चला आया तो उसका फोन आया, कहा सर हम तो बनारस आ गए हैं, क्या फिर आएंगे? हम क्या आएंगे जरूर। तो एक लड़का पीसीएस में है, वही है, तो उससे मेरी बातें होती हैं, सत्यप्रकाश नाम है। अच्छा। तो उसी से मैंने कहा कि यहाँ आशीष श्रीवास्तव कहीं होंगे, उत्तराखंड के ही कैडर में आईएएस हैं। कह रहे सर वो डीएम है यहाँ। तो हमने कहा कि अगर कभी तुम्हें उनसे मुलाकात हो तो कहना कि उनके एक अध्यापक रामनवल सिंह याद कर रहे हैं। वही मिला था। बहुत खूब। ढेर सारे बच्चे आपको याद करते हैं, लेकिन डॉक्टर राम नवल सिंह का चेहरा स्माइल से भर जाता है जब उस एक लड़के को याद करते हैं। कोई ऐसा लड़का? ऐसे लड़के बहुत हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार मैं कृष्णा कोचिंग में गया जी, घटना वही 82-83 की ही है जी। तो वहाँ एक लड़का क्लास में बैठा था, तो वहाँ के स्टाफ ने बताया, कहा कि ये लड़का 5वीं बार प्रयास कर रहा है मेडिकल में एडमिशन के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई मैं 5वीं बार। तो मैंने उस लड़के को बुलाया, हमने कहा कि क्या बात है, आखिर 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, तुम 6वें साल प्रयास कर रहे हो जी। तो उसने कहा कि सर आप अपने विद्यालय में मेरा बीएससी में नाम लिखवा देंगे? तो मैंने कहा कि नहीं, इतने लंबे गैप के बाद तो नहीं हो पाएगा। कहा फिर मेरे पास एक ही उपाय है, मैं मेडिकल में जाऊँ। 6वें साल भी नहीं हुआ, लेकिन 7वें साल उस लड़के ने सिलेक्शन ले ही लिया। उसके बाद वो लड़का मेरे संपर्क में नहीं आया, लेकिन आज भी मैं उसकी कहानियां अपने विद्यार्थियों को सुनाता रहता हूँ। जो उसका दृढ़ संकल्प था, अब हालांकि अब नियम बदल गया है, अब इतना चांस किसी को नहीं मिलता है, लेकिन 82-83 में इतना अवसर मिल जाता था लड़के को। 7वें प्रयास में उसने सिलेक्शन पाया था, ये कम नहीं होता है। तो ऐसे हैं, खुश होने की भी बहुत, खुश होने की वजह ज़्यादा है। हाँ, दुखी होने की वजह कम है, खुश होने की वजह ज़्यादा है।
अच्छा सर, ये बताइए कि आप जब क्लास लेते थे कभी कभी बहुत गुस्सा कर जाते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गए, कभी कभी मजाक भी, तो कभी वो गुस्सा जो आपको आज भी गुदगुदाता है कि यार उस दिन हमने बहुत गुस्सा कर दिया, कोई ऐसे इंसिडेंट? है, घटनाएं ऐसे कई है। एक बार प्रैक्टिकल लैब में एक लड़के का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में देख रहा था जी, और उसकी कॉपी देखने के बाद उसकी हैंडराइटिंग और कुछ ऐसे लगा मुझे कि इसके अंदर जितने भी डायग्राम और फिगर हैं वो उसने नहीं बनाए हैं, किसी से बनवाया है। तो मैंने कहा कि ये तुम्हारा लिखा हुआ है? तो कहा जी सर। करना ये तुम्हारा लिखा नहीं है, जब दूसरी कॉपी निकालो। और दूसरी कॉपी निकालने के बाद जब मैंने कहा देखो दोनों हैंडराइटिंग अलग अलग है, तुम्हारा लिखा तुम्हारा बनाया तो नहीं है। अब वो लड़का निरुत्तर और गुस्से में मैंने उसको 2 थप्पड़ मार दिया, भरे क्लास में 2 थप्पड़ मारा, बीएससी का लड़का, और डांट करके उसको क्लास से बाहर निकल जा, यहाँ से बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद वो लड़का गेट पर खड़ा रहा लैब के। फिर मेरा प्यून आया, कहा कि सर वो लड़का बाहर खड़ा है। तो उसके दिमाग में था प्यून के कि वो लड़का, क्योंकि मैंने उसको रिवेंज करेगा जी, रिटेलिएट करेगा जी, मैंने इसलिए काम किया, खड़ा रहा। जब क्लास खत्म हुआ तो उसके 5 मिनट पहले ही मैं लैब से निकला खत्म होने के, इसी उम्मीद में कि अगर वो खड़ा होगा, अगर कोई वो रिटेलिएशन करेगा तो उसको टैकल करने का टाइम चाहिए हमारे पास। लेकिन मैं लैब से जो निकला वो लड़का मेरे पैरों पर गिर के लगा। कहा कि उस केवल एक बात वो बार बार कहता था कि मैं आपकी नज़रों में गिर गया, मैं आपकी नज़रों में गिर गया, ये कह के वो रोता रहा। मैं भी ना वो चीज़ें अभी भूलती। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। का जाने कहाँ है, किस स्थिति में है, मुझे नहीं पता है, लेकिन सारी चीजें एक चलचित्र जैसे दिमाग में घूम रही है। ये भी हुआ है। फिर भी इतना जरूर कहूँगा कि एक अध्यापक के रूप में मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट पाता हूँ, बहुत संतुष्ट। वैसे सर मेरे ख्याल से मेरा सिलेक्शन गलत था क्वेश्चन का। अभी हम बदलते हैं मूड थोड़ा सा कि अभी तो ये गुस्से वाली बात हो गई। कभी ऐसा कोई क्लास में ऐसी घटना घटी हो कि बड़ा ही फनी माहौल हो गया हो और उसको आज भी आप उसको सोच के गुदगुदाते हैं? नहीं, घटनाएं ऐसी कभी हो ही जाती हैं और कभी कभी हो ही नहीं जाती हैं, बनाना भी पड़ता है। अच्छा, कभी कभी बनाना भी पड़ता है। देखते हैं विषय थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है जी, विषय रिलेटेड ही चीज़ें हैं। और एक बार ऐसे ही क्लास में एक टॉपिक ऐसा आया कि लड़का हमारी बात समझ नहीं पा रहा था। जी, होता यह है कि एक हम लोगों के शरीर में कंपाउंड बनता है प्रोटीन, जी, बहुत बड़ा कंपाउंड बना जी। अब उसके बाद उसकी काट छांट करके टुकड़े टुकड़े इधर उधर करके और उसे 15-16 हार्मोन निकलते थे एक ही प्रोटीन से। जी। मैं लड़के को बता रहा था कि तू इसकी ट्रिमिंग करके ऐसे काट कर यहाँ से करके, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था ये सब चीज़ें। अब मुझे लग रहा था 1-2 लड़कों ने क्वेरी, सर लेकिन कैसे? अब उनके दिमाग में बात नहीं आ रही थी, मैं उनको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। अल्टीमेटली उस दिन मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्लास छूट गया, पूरा हो गया, मैं क्लास छोड़ के चला आया। और अचानक मैं उसी के बारे में सोचता रहा कि आखिर मैं लड़के को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं और How to express, should I? कैसे उसको समझाऊं कि वो आसानी से इस बात को समझ जाए। कुछ दिन बाद, 2-3 दिन के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक नाम कौंधा
ऐसे ही कहीं हमने कविता में किसी ने उसको लिया था, राधा रमन बजरंगी लाल निगम, बहुत लंबा नाम जी था। जी जी और तभी हमारे दिमाग में सवाल आ गया, हमने कहा कि अरे राधा रमन बजरंगी लाल निगम से हम वो प्रॉब्लम एड्रेस कर सकते हैं। अगले दिन गया, मैंने कहा कि देखो जो मैं बताया था, कहा कि अब एक मान लो कि किसी एक आदमी का नाम है राधा रमन बजरंगी लाल निगम। कहा ठीक, कहा ठीक। हम कहे राधा रमन की और बजरंगी लाल निगम के बीच में एक कट लगा दो, दो हुआ, एक नाम राधा रमन, दूसरा नाम बजरंगी लाल निगम, दोनों नाम ठीक हैं? कहा कि हाँ ठीक है सर। हम कहा कि निगम काट दो, निगम काट दिए। कहे कि अब एक नाम हो गया राधा रमन, दूसरा नाम बजरंगी लाल निगम, और तीसरा नाम निगम काट दे तो बजरंगी लाल। कहा हाँ। हमने कहा खाली राधा काट दो, राधा भी किसी का नाम जी बिल्कुल, राधा भी है, रमण भी है। कहा हाँ। हमने कहा कि ये बताओ कि ये 7-8 अक्षर के एक नाम से मैं बैठे बैठे अभी 5-6 नाम तुमको बता दिया कट कट करके। तो क्या 500 अमीनो एसिड की प्रोटीन से 10-12 हार्मोन नहीं बन सकते हैं? हाँ सर बन जाएंगे। हाँ सर बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हमने कहा कि पॉइंट जरा सा सोचना पड़ेगा कि रैंडमली नहीं काटना है, कुछ बिंदु हैं वहीं से हम उसको काटेंगे जी। आपको मिल जाएगा। राधा रमन के बीच में काटना, अभी थोड़ा है कि धा इधर छोड़ दें और बाकी उधर कर दें, तब तो दोनों गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे आए हैं। जी जी। अच्छा सर, आप इतने नोबेल प्रोफेशन में थे, डॉक्टर राम नवल सिंह एज ए टीचर, प्रोफेसर, आपको क्या मलाल रहा कि हम ये जॉब नहीं कर सके या नहीं। कोई और जॉब करने का दिल करा नहीं हो? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, शुरू से ही ड्रीम शुरू जॉब? से ही मेरे दिमाग में अध्यापक ही घूमता था। जी जब मैं पढ़ता था तभी बताया, शुरू में ही जी। मैंने बताया कि कोई मेरे अध्यापक किसी चीज़ को व्याख्या करते समय अगर कहीं एक जगह थोड़ा बहुत हो जाता है, जी। वो ध्यान नहीं दे पाए और उसके वजह से विषय स्पष्ट नहीं हो पाया, तो मुझे ये लगता था कि नहीं सर को ये बताना चाहिए था। जी जी। और मैं अपने दिमाग में ये चीज़ें लेके चलता रहता था। मेरे दिमाग में कभी इस बात का अफसोस नहीं रहा। अच्छा सर, आप हमारा ये शो सभी लोग देख रहे हैं जो कि आपके स्टूडेंट्स हैं, अपने आप विद्यार्थियों से द सुधांशु शो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देश समाज का निर्माण हर व्यक्ति करता है जी। और हर व्यक्ति को अपने हिस्से के काम को पूरी लगन ईमानदारी से करना चाहिए। आप देश की भलाई तभी नहीं कर सकते हैं जब आप देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे। आप एक किसान के रूप में भी देश के विकास में अपना सहयोग कर सकते हैं। जी, जी। करते हैं। तो सब अपनी लगन के साथ, संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। समाज अपने आप आगे चलता जाएगा, सब चलता जाएगा। बहुत खूब। डॉक्टर नवल सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया, हम सभी से रूबरू हुए, द सुधांशु शो के दर्शकों से आप रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आज के अंक में डॉक्टर राम नवल सर के साथ बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार। नमस्कार सर।